हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का यह 14वां अध्याय है जल। तो चलिए जल के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले भी हम जल के बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं। ज्योग्राफी में भी इसके बारे में दिए गए हैं। तो चलिए आगे इसके जो साइंस में जो पोर्शन दिया गया है उसके बारे में हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। लिखा गया है, मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा? क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएँगे? तो नहीं कर पाएँगे, ये नहीं हो पाएगा। इनके अतिरिक्त अन्य कौन-कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएँगे? बहुत सारे काम हैं जो आप नहीं कर पाएँगे, जैसे कि नहाने के लिए तो यहाँ पर दिया गया, कपड़े धोने, शौचालय के लिए बहुत शौचालय के लिए है। आप अगर गाय पालते हैं, वह जानवर को पालते हैं तो उसके पानी पीने के लिए उसके लिए ज़रूरत होती है। बहुत सारे काम फैक्ट्री में हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो थोड़े मात्रा में आप पानी जो उपयोग करते हैं, अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तो आप नहीं कर पाते हैं। वही एक उदाहरण में आपके परिवेश में, आपके परिवार में यहाँ पर दिया गया है, जो आप उसे अगर 1 बाल्टी दिया गया है तो अपने दैनिक जीवन के कार्य भी जो हैं वो नहीं कर पाते हैं आप। यदि यही जो काम जो है यही लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? अगर यही पानी जो है हमें लंबे समय तक ऐसे ही नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा? बहुत सारी परेशानियाँ आपको होंगे। पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं जल का उपयोग किस-किस प्रकार से हो रहा है। स्नान करने में, कपड़े धोने में, पानी का घड़ा देख रहे हैं कि कैसे खींचा जा रहा है, घड़े में पानी भरने के लिए, घर के काम में, खाना बनाने के काम में, बाथरूम के काम में, ये सब जो है जल के काम किए जाते हैं। हम कितने जल का उपयोग करते हैं? देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो है कम से कम 50-60 लीटर जल का उपयोग कर लेता है एक परिवार में, अगर 2 आदमी हैं तो। प्रतिदिन उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाने के लिए कहता है जिसका जो है हम काम करते हैं पानी के रूप में। आप अपने सदस्यों के रूप में यहाँ पर बता सकते हैं, आप आपके परिवार के द्वारा कितना पानी का उपयोग किया जा रहा है और उसको आप माप सकते हैं। मापन के लिए आप मग ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, बाल्टी, किसी भी बर्तन का उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि आप किन-किन चीज़ों में कितना-कितना पानी का उपयोग करते हैं। पीने में 8 लीटर, ब्रुश करने में कितना, तो 1 लीटर, नहाने में कितना, 5 लीटर, बर्तन साफ़ करने में आप 5 लीटर, कपड़े धोने में 10 लीटर, शौचालय में 5 लीटर, फर्श साफ़ करने में 5 लीटर। कोई अन्य काम भी कर सकते हैं। कोई काम आप और कर सकते हैं जो कि आपके लिए दैनिक काम में आते हैं। परिवार के एक दिन में उपयोग किए गए जल आप यहाँ पर लिख सकते हैं 50 लीटर। ये आपको एक दैनिक कार्य जो होते हैं उसमें आप करते हैं दिन में। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग जल का उपयोग होता है। क्या आप सभी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? इन जानकारी का उपयोग करने के लिए गणना कीजिए कि अपने परिवार में 1 वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की मात्रा से विभाजित कर सकते हैं कि आप एक परिवार में जो है कितने लोग कितना जल खपत करते हैं। अगर 100 लीटर हो रहा है तो 1 वर्ष में आप देखेंगे तो कितना, अगर 120 लीटर होता है तो 10 लीटर का एक व्यक्ति साल में खपत करता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है। तो आप 50 लीटर एक दिन में अगर खपत कर रहे हैं तो 600 लीटर 1 साल में खत्म कर रहे हैं। उसको पानी का खपत हो रहा है आपका एक परिवार में, ये आप बता सकते हैं। यहाँ पर पता लगाने के लिए कहता है अपने गाँव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो गया होगा कि शहर अथवा गाँव में जो है 1 वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। बुझो जिज्ञासु है कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को उचित मात्रा में जल की नहीं मिलता है? ये बहुत सारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र आप देखेंगे जहाँ पर जल की मात्रा क्या है? बहुत ही कम है, वहाँ पर नहीं के बराबर पानी। समुद्री इलाका में चले जाएँगे आप तो जल की मात्रा क्या होगी? बहुत ही कम है, वहाँ पर जल जो है सप्लाई किए जाते हैं। जल आपको ट्रक से आपको सप्लाई किया जाता है, पानी भेजा जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में जाएँगे तो वहाँ भी पानी की व्यवस्था क्या है, उसी प्रकार से की जाती है। लेकिन वहाँ पर पानी पीने के लिए, पानी के हर काम के लिए वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएँ की जाती है। लेकिन वहाँ पर पानी की जो प्राकृतिक रूप से है, वहाँ क्या है, कम है। इसीलिए पानी की जो बचत है, पानी के बचाव के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।
आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारे जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ तथा अन्य बहुत से खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं, पौधों से ये प्राप्त होता है, किससे होता है? पौधों से प्राप्त होता है। पौधा के लिए भी पानी आपको ज़रूरत होती है। पौधे अगर पानी नहीं मिले उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। क्या आप जल के कुछ और भी उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग में लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल की उपयोग जो है उपयोग किया जाता है। इसीलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी जल का उपयोग जो होता है। आगे है कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जो है अपने उपयोग के लिए जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप कुछ कहेंगे हम नदियों आप में से कुछ कहेंगे कि नदियों से, झरनों से, तालाबों से, नलकूपों से यहाँ से जल की प्राप्ति होती है। पहेली आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। कैसे? तो एक पृष्ठ जो आप कर रहे हैं, एक पृष्ठ जो पढ़ रहे हैं, उसके उत्पादन में कितने जल की आवश्यकता है? तो 2 ग्लास उसमें जल लगता है। यहाँ पर कुओं तथा हैंडपंप से हम जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि जल जो है हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है टोटियों में जल कहाँ से? तो टोटियों में जल भी यहीं से आते हैं जो सरकार के द्वारा आपको दी जाती है। जो आप घर में भी लगाते हैं टोटियाँ, टोटियों के द्वारा जल हम प्राप्त करते हैं। वह जल किसी झील, नदी, किसी कुएँ से प्राप्त की जाती है, जिसकी आपूर्ति जो है पाइप नेटवर्क के द्वारा की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटी के द्वारा नल से जो है ये टोटी है इससे पानी लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको ऊपर में बनाया गया है क्या तो पानी का स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर बनाए गए हैं और इसे आप देख सकते हैं नल झील से यहाँ पर पानी को खींचा जा रहा है, पंप के द्वारा खींचा जा रहा है। ये टंकियों में क्या भरा जाता है, ये टंकी में पानी को भरा जा रहा है और वही टंकी से ही आपके नल टोटियों में आ जाते हैं और यहाँ से आप पानी लेते हैं। ये आपको बताया गया है। ये देख सकते हैं नदियाँ, झीलों, नलकूपों या कुओं से जल टोटियों में आता है। किससे? टोटियों में आता है। हम में से प्रत्येक का घर अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल जो है एक से ही स्रोत हैं जैसे कि तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, कुआँ हो गया, ये सब एक ही स्रोत होते हैं। हमने अपनी हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियाँ, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। जो बारिश के दिनों में आप जानते हैं, बारिश के दिनों में ये क्या होते हैं, नदियाँ, झील, तालाब ये भर जाती हैं और इसी से आपको पानी प्राप्त होती है जो बरसात से आती हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर बूझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करने के लिए कहता है जिस दिन जल की आपूर्ति टोटियों से नहीं हो रही है और आपको स्वयं दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, जल लाना पड़ता है। तब आप जल की उतनी ही मात्रा उपयोग करते हैं जितनी जो है उन दिनों जिस दिनों आप टोटियों से करते हैं, तो उन दिनों अन्य दिनों करते हैं तो नहीं, वो जो है आप उस दिन आप कम करते हैं। जितना टोटी में करते हैं उससे आप बहुत ही कम करते हैं उसका उपयोग। यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी का जो है अधिकतर भाग क्या है पौने महासागरों से घिरा हुआ है। ये जो देख रहे हैं क्या महासागर है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का 2/3 भाग जल जो है जल से घिरा हुआ है। कितना 2/3 2 भाग 3 का 2 भाग जो है वो जल से ही घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। ये क्या है समुद्र और महासागर में है। ये जो है जल कहाँ अधिकांश जल जो है का अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में है। ठीक? देखिए आगे लिखा गया है क्या समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं। क्या बहुत ही लवण होता है और यह जल कैसा होता है खारा होता है जिससे ये खारा होता है इसीलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू तथा कृषि के लिए क्या होता है ये काम नहीं आता है। ये उचित नहीं है इसके लिए उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित अपने अपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता जो क्या नाम है इसका तो राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर की ये पंक्तियाँ आप सुने होंगे जो कि यह लिखा गया है कि हर जगह जल ही जल
पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ये कविता लिखी गई थी। इसमें जो है पंक्तियाँ हैं कि हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए कोई बूंद नहीं, एक भी बूंद नहीं है। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति का एक आवश्यक भूमिका ये निभाता है। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता है। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी तक रहते हैं। क्या इन स्थानों को की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये क्योंकि ये अवशोषित होता है, ये बाष्पोत्सर्जित होता है और इसके कारण बादल बनते हैं और वहाँ पर बारिश होती है और बारिश के कारण वहाँ पर आप जानते हैं कि ये वहाँ पर बारिश होती है और वो पानी जो होता है वो पीने लायक होता है, ये खारा नहीं होता है। इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में वही जल चक्र को पढ़ाया जाएगा, जो कैसे जल चक्र होता है, कैसे बारिश का पानी ऊपर जाता है या समुद्र का पानी जो है ऊपर जाता है, फिर वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। ये क्या चक्र है? ये जल चक्र है। यही जल चक्र के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए जल के विलुप्त होने की युक्ति क्या है? जल विलुप्त होता है। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है। यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। यदि इसी प्रकार गीले कपड़े के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ जाता है? तो इसके बारे में देखिए, आपको हमने बताया कि जल क्या होता है? वाष्पोत्सर्जित होता है। सूर्य की प्रकाश से वह गर्मी के अनुसार वो धीरे-धीरे जल क्या होता है? वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। वही आपको यहाँ पर दिया गया, आपने ये पढ़ा भी है, पहले हमने पढ़ा भी है। जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था। हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था तथा जल में जो शेष नमक था वो क्या रह गया था? वो रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल क्या होता है? जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता और वह जल जो है लवण का वहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण आप जानते हैं कि नमक का ढेर जो बन रहा है, किसके कारण? तो जल ऊपर चला जाता है और जो लवण रहता है, जो खरा रहता है, वो नीचे रहता है और वो उसी से साधारण नमक बनते हैं। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता है। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह भी देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह उल्लेख किया है कि महासागरों का जल क्या है? खारा है, जो गहरे गड्ढे को में छूट जाता है। ये गहरे गड्ढे में छूट जाता है और वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में यह एकत्र हो जाते हैं। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होता है? आइए इसके बारे में हम पता करेंगे, जो कहाँ से ये ऊष्मा प्राप्त होते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि एक ऐसी प्लेट लीजिए, एक प्लेट में सूर्य के प्रकाश मतलब धूप और दूसरे में छाया वाले स्थान पर रखिए। एक धूप में रख दीजिए, एक छाया वाले स्थान में, दोनों प्लेट को एक-एक करके रख दीजिए। इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए और जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जल इधर-उधर ना छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत हो रहा है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त है? जहाँ सूर्य का प्रकाश आपको दिखेगा वहाँ पर क्या है? पहले जल विलुप्त होगा। जहाँ वाष्पन की प्रक्रिया ऊर्जा का जो स्रोत है, क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पर जल क्या है? ज़्यादा विलुप्त हो रहा है और जहाँ नहीं पड़ रहा है वहाँ पर कम हो रहा है। वही दृश्य यहाँ पर भी दर्शाए गए हैं। देख सकते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ क्या ज़्यादा विलुप्त हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कम विलुप्त होता हुआ प्रतीत दिख रहा है। छाया में जो है वाष्पन की प्रक्रिया क्या है? धीमी है। यहाँ पर आगे है कि दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों में भरे जल पर पड़ती है और इसके कारण क्या होता है? ये वाष्पन होता रहता है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं।
क्रियाकलाप 2 में आप देखेंगे कि हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान में रखी प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ये भी वहाँ भी पहुँचती है, लेकिन वहाँ से धीमी। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में के समय हमारे चारों ओर की वायु क्या होती है? गर्म होती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प नियंत्रण मिलती जाती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया क्या है? जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है और जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। अगर उसको गर्म करते हैं तो वो भी और तेजी से होगा वाष्पन। जल वाष्प के वायु में आंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है। क्या है? तो पौधे द्वारा जल की क्षति। हमने पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल का क्या करता है? यहाँ पर हम उससे पहले बूझों के सवाल को देखेंगे। तो बूझों वाष्पोत्सर्जन के लिए विषय में पढ़ता रहता है। उसने स्वयं से पूछा 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले गेहूँ के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितना जल क्षति होती है। उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर के क्या है? 500 लीटर अगर एक गेहूँ का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो जो अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियाँ से भरे जल के बराबर हैं। क्या अब जो है आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा क्षति होती है? बहुत सी मात्रा क्या होती है? क्षति होती है। यहाँ पर भी बताया गया है कि कुछ मात्रा का उपयोग आप भोजन बनाने में करते हैं, कुछ मात्रा का उपयोग आप विभिन्न भागों में सुरक्षित रखने के लिए करते हैं और पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देता है। अध्याय 7 में हमने पढ़ा था कि जिनमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किए थे, जो पत्तियां के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों का द्वारा प्रवेश करते हैं। क्या होता है? वाष्पन द्वारा, संघनन द्वारा, इन द्वारा जो है प्रवेश करते हैं। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नदी यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है जैसे हम देखते हैं? नहीं। क्या करता है? यह आप जानते हैं कि नहीं, यह लुप्त नहीं होता है बल्कि हमको यह पुनः प्राप्त हो जाता है। यही बताया गया कि सदा ये लुप्त नहीं, ये पुनः हमें प्राप्त होता है, जैसा कि हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 3 है, 3 में क्या है? तो जल चक्र के बारे में यहाँ पर फिर बताया गया है कि जल से आधा भरा गिलास लीजिए और गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए, 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तन देखेंगे। क्या बाहरी पृष्ठ में भी जल कणिकाएँ आपको देखने को मिलती हैं, जो आप अंदर डाले हुए हैं बर्फ का टुकड़ा, वो बाहर आपको देखने को मिलेगा। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? बर्फ युक्त जल से भरी गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। क्या करती है? वो बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है और यही जो है जमा होने लगती है, एक-एक करके संघनित होने लगता है, बूँद-बूँद होने लगता है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने पढ़ा था कि कैसे संघनन एक-एक 2 मिलकर आपको यहाँ पर एक-एक करके आपको एक जो है बूँद बन जाता है। थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक करके बूँद-बूँद करके एक अब देखिएगा ये टपकने लगता है। वही यहाँ पर दिया गया है। आगे दिया गया है कि पहेली का पहले क्वेश्चन है कि पहेली ने सर्दियों में प्रातः काल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी हैं। वही जो है बूंदें धीरे-धीरे बनती हैं, वही जो आप ये क्या देख रही हैं? पहेली देख रही है। क्या आपने भी कभी शीत के में प्रातःकाल पत्तियों पर धातु के पृष्ठों जैसे लोहे के ग्रिल तथा दरवाज़ों पर इस तरह प्रकार के ओस की बूंदें देखी हैं? हम देखते हैं। क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या हाँ भी, ये भी क्या है? संघनन के कारण है, लेकिन गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है? वाष्पित हो जाता है, लेकिन ठंडी के दिनों में वाष्पन जो होता है कम होता है, तो इसी कारण जो है वह जमा हुआ आपको बूँद की तरह दिखता है। आगे है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कैसे होता है? तो जैसे-जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, तापमान क्या होता है? कम होता है, ताप कम होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जाएँगे पृथ्वी से ऊपर, वो जो है उसका
ताप कैसा होगा? कम होता चला जाता है। जैसे-जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है और जैसे-जैसे वायु ऊपर उड़ती कैसे होगी? ठंडी होगी। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। पर्याप्त ऊँचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे-छोटे जो हैं जल की बूँदें बनाती हैं और ये इतनी ठंडी हो जाती है जो वहाँ पर संघनित होने लगती है। संघनित होकर क्या करते हैं छोटे-छोटे बूँद बनाती है और जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें जल कणिका बोलते हैं। इसी को हम जल कणिका कहते हैं। जो छोटे-छोटे संघनित होकर बूँद बन रही हैं, जल की बूँदें बन रहे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? जल कणिका बोलते हैं। में इसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। ये ही छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती है और ये जो है छोटी-छोटी जल कणिकाएँ आप देखते हैं वायु में तैरती हैं, इसको बादल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बादल बोलते हैं। हमें बादलों के रूप में ये दिखाई देते हैं और यह बादल जहाँ स्थिर हो जाएगा वहीं पर बूँद-बूँद बारिश होने लगती है। अब इसके बारे में भी दिया गया है, ये देख सकते हैं बादल है। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर एक बड़ी की जल की बूँदें बनाती है और यही एक-दूसरे से मिल जाती है। एक देख सकते हैं एक-दूसरे से साथ मिल जाती है और जल का जो अमाप बना देती हैं और बूँदें बनाती हैं और ये बूँदें आपको गिरती हैं तो बारिश के रूप में आपको मिलते हैं। और जब ये बारिश जब ये भारी हो जाती है तो ये गिरने लगती है और गिरने लगती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बूँदों को हम वर्षा कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्षा और यही जब संघनित होकर बादल बनती हैं और बादल क्या होता है जब ज़्यादा भारी हो जाता है तो ये गिरने लगता है और गिरता है तो क्या होता है यही बारिश होती है। ये यहीं पर ये दर्शाया गया है। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकते हैं। यह ओले बड़े-बड़े जो ओले होते हैं, हिम होते हैं, ये इसके रूप में जो बर्फबारी होता है जो आप कश्मीर जाएँगे तो हिम के रूप में आपको ओले दिखेंगे, हिम दिखेंगे, ये मिलते हैं। तो ये क्या है? बादल ही हैं। यहाँ देख सकते हैं सर्दी में प्रायः धरती के पास पूछों ने कोहरा देखा। यह वह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है? आप क्या सोचते हैं ये क्या है? ये भी जलवाष्प का संघनन ही है। ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बूँद जो हैं वो भी क्या है? संघनन ही हैं। कोहरे जो क्या है? संघनन हैं। आगे है इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब आगे है पुनः महासागरों की ओर। अब देखिए महासागर की ये जो जल बारिश के रूप में हुई है, नदी, तालाब भर जाते हैं। ये पुनः जो है नदी के द्वारा समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं। वही यहाँ पर बताए गए हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में जल जो है आए जल क्या होता है? प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे क्या ये सब तल से ऊंचे महासागर से ऊंचा है और वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंग से होता है कैसे? तो पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाता है और यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो होता है जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश देखेंगे तो अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में जाकर क्या करती है वो गिर जाती है। तथापि कुछ नदियाँ का जल जो होता है झीलों में बह जाता है और वह कुछ झीलों में चले जाते हैं। आगे है कि वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है और वर्षा का जल क्या करता है झील और तालाब को भर देता है। झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग जो है भूमि द्वारा सोख लिया जाता है जिसको भूमिगत जल कहते हैं और मृदा को में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का जो है कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जो जल होता है धीरे-धीरे भूमि के नीचे रिसता जाता है और इस जल का अधिकांश भाग जो है हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है जो आप पीने के रूप में आप इसका उपयोग करते हैं। कुआँ का भरण भौम जल से ही होता है और कुआँ किससे भरता है? तो भौम जल से ही भरता है। इसी प्रकार हम झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल से ही होता है और झील भी कैसे? तो भौम जल से। यहाँ पर देख सकते हैं वर्षा का जल झरनों के द्वारा, नदियों के द्वारा बह रहा है। और यहाँ पर फिर क्या है? तो हैंडपंप, नलकूप से खींचा गया जल क्या है? भौम जल है। क्या है? भौम जल है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप होते हैं, वहाँ का भौम जल क्या होता है? आप बहुत ही गहराई में उसको जाने की आवश्यकता बहुत गहराई से उसको खींचा जाता है। वह हमें बहुत गहरी खुदाई करने की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण जो है भौम जल की स्तर क्या होती है? क्षति होती है। वह चिंता का विषय है जो नीचे वो चले जाता है।
आगे पहेली एक चिंता को आपसे बाँटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश ज़मीन कंक्रीट से ढकी है। ऐसे जो भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भूजल की उपलब्धता क्या होती है? प्रभावित होती है, वहाँ पर नहीं के बराबर होती है। वर्षा का बहता जल आपने अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को क्या करता है? बहा ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षारूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागर में वापस पहुँच जाता है। इस प्रकार जल की भूमि ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में चला जाता है, ये हमने जाना। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में क्या करता है? ये वापस चला जाता है। ये देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जल चक्र के रूप में बताया गया है कि ये बारिश बन के यहाँ पर बूंद आई, फिर यहाँ पर देख सकते हैं नदी बना, फिर देख सकते हैं नदी से कुछ नीचे गया पानी, कुछ क्या गया तो ऊपर चला गया, तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर फिर बारिश हो गई। ये क्या है? ये जल चक्र है। ये क्या है? ये जल चक्र है, आया और फिर गया। और अंत में वापस महासागरों में ये लौट जाता है। जल के इस प्रकार के चक्रण को जल चक्र, इसी को क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक जो है निरंतर प्रक्रम है और यह भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है। आगे यहाँ पर पढ़ेंगे यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? तो भारी वर्षा के कारण क्या होता है? बाढ़ भी आती है। आप जानते हैं बहुत सारी हानि होती है वर्षा से, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा? बहुत ही हानि भी होती है। देखिए क्या है, तो वर्षा का समय अवधि जो है तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष बारिश होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर वर्षा जो है कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा कब होती है? तो मानसून के मौसम में होती है। विशेषकर गर्मी के दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। गर्मी के दिनों में ही बारिश होती है और गर्मी के दिनों के बाद बरसात क्या होती है? बहुत ही कम होती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है। जैसे मानसून आएगा वैसे फसल बोए जाते हैं। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि भारी वर्षा से नदियाँ, झील, तालाब क्या होगा? उसका जल स्तर बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर क्या होगा? ऐसा होने पर एक बड़े भाग में जल क्या होगा? फैल जाएगा और जिसके कारण बाढ़ का रूप ले लेता है, बाढ़ हो सकता है। यह खेतों, वनों, गाँव, शहरों को क्या करता है? जलमग्न कर देता है। हमारे देश में बाढ़ से फैले फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। ये बाढ़ आने के कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर बाढ़ आई है तो कैसी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, गाय, घर, लोग सभी बेहाल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरा गाँव जो है डूबा हुआ है। एक गाँव के दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल जो है उतरता है तो ये जलज जीव थल भाग में फँसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। आगे यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? ये भी एक सुखाड़ का रूप लेता है। इससे भी आपको बहुत सारे परिस्थितियों के में देखेंगे जूझने को मिलता है। जैसे बारिश ज़्यादा हो गई तो आपको परिस्थितियाँ बहुत खतरनाक मिलेंगी और उसी प्रकार बारिश नहीं होती है तो वो भी खतरनाक ही है। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, कल्पना करने के लिए कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक अगर बारिश नहीं होती तो क्या होगा? तो वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है। इसी के कारण जो है वहाँ पर और वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा? मृदा की क्षति होगी। क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसीलिए मृदा सूख जाती है और उस क्षेत्र में तालाबों और कुओं में जल क्या होता है? उसका स्तर गिर जाता है और उस उनसे और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं और भौम जल की भी कमी हो जाती है, जिससे इससे क्या होता है? सूखा पड़ सकता है और ये सारी कमी के कारण वहाँ पर सूखा पड़ सकता है। ना ही आपको नलकूप में जल मिलेंगे, ना ही आपको तालाब, ना कुआँ, यहीं पर जो है कहीं पर जल आपको नहीं मिलेंगे। वाष्पोत्सर्जन जो हो रहा है और वहाँ पर पानी की उपस्थिति नहीं होने के कारण क्या है? वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना क्या होगा? दुर्लभ हो जाएगा। ये कदाचित हमारे देश या संसार के कुछ भागों में सूखे
पड़े सूखे के बारे में हमने सुना, बहुत सारे भारत में भी बहुत जगह जो है सूखे पड़े हैं। भारत में भी सूखे का जहाँ पर देखते हैं राजस्थान में, वहाँ पर बारिश एक-एक साल जो है होती ही नहीं है, बहुत से जगहों में। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी सहायता जो है सरकार के द्वारा किसी प्रकार से की जाती है। इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है, वो सूख जाते हैं। पशु जो हैं मरने लगते हैं, पशुओं की मृत्यु होने लगती है। और आप जानते हैं कि वहाँ के जो कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग खाली भी उस समय लोग जगह खाली भी कर देते हैं। समाचार पत्र में आप इनके बारे में पढ़ते भी हैं। आगे है कि हम जल को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? अब है जल बचाओ। जल को हम कैसे बचाएँगे कि हमारे लिए वो आगे काम आएगा? क्या है लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा-सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों को उनके प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौमजल का स्तर अधिक गिर जाता है, तो भौमजल और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं उसका उपयोग हम कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है। क्या जल जो है पृथ्वी पर क्या है? समान रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा क्या है? मात्रा समान रहती है, ना ही घटती है, ना ही बढ़ती है। अगर आप उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो इसका जो है इसका जल की मात्रा जो है सीमित है। लेकिन याद रखना है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है और ये जो है घटती भी जा रही है। क्या है? घटती भी जा रही है। लेकिन दुनिया में ये क्या है? समान है। जल की माँग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ जल के उपयोग के कारण जो है उपयोग करने वाले लोग की जनसंख्या संख्या भी क्या रही? बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतार जो है दिखना एक साधारण सा दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जल विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं जल की उपस्थिति यहाँ पर बताई गई है, कैसे लंबी कतार में जल को भरा जा रहा है। एक लंबी बाल्टी यहाँ पर देख सकते हैं। वर्षा के जल का संग्रहण। यहाँ पर वर्षा को जल को संग्रहित कैसे हम करेंगे उसके बारे में बताया गया है। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। अगर वर्षा के जल को यहाँ पर देख सकते हैं कैसे वर्षे के जल को संग्रहित किया जा रहा है और नलकूप के द्वारा आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। वर्षा के उस जल का क्या होता है, जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं, क्या होती है वो बह जाती है, नाले में बह जाती हैं। यह नाले में बह जाता है, ऐसा क्यों नहीं क्या ऐसा नहीं? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग जो है बहकर नदियों तथा झीलों में पहुँच जाता है, जो कि बहुत दूरी हो सकता है क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया। अतः यह जो जल है, इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक जो है प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीक यहाँ पर बताई गई है जो कि आप देख सकते हैं। छतों के ऊपर जो है वर्षा जल संग्रहण कर इस प्रक्रिया से आप वर्षा को जल को संग्रहित कर सकते हैं कि अगर छत पे गिर रहा है पानी तो वो भंडारण जो है आप टैंक तक उसको जल को अगर बारिश हो रही है तो टैंक तक आप पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर पानी का टैंक लगा दिए हैं पाइप और ये टैंक आप बनाए हुए हैं, ये जो वर्षा जल यहाँ पर संग्रहित हो रही हैं और इसको क्या करेंगे छत पर उपस्थित मिट्टी के कण को हो सकते हैं तो इसके जिन्हें उपयोग करने से पहले क्या करेंगे निस्यंदित करना आवश्यक हो, इसको छान लेंगे और इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे पाइपों के द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहाँ से यह मिट्टी के रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा और ये जो है भौम जल की पुनः पूर्ति कर सकता है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। दूसरा आप विकल्प कर सकते हैं कि सड़क के किनारे बनी नाली द्वारा यह जल जो है भूमि में सीधे पहुँचाने में दिया जा सकता है, दिया उसकी जो है सहायता इसे कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। इसके प्रमुख शब्द हमने पढ़े बादल, संघनन, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल, हिम, जल वाष्प, जल चक्र के बारे में यहाँ प्रमुख शब्द हमने इसको देखा। यहाँ पर सारांश को देखेंगे तो जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती है।
मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी-छोटी जल की बूँदें बनाती हैं, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूँदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले तथा हिम नदियाँ झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न हो तो क्या सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग योग जो होता है, उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसीलिए इसको हम विवेकपूर्ण रूप से इसको खत्म करेंगे, उपयोग करेंगे। यहाँ पर अभ्यास दिया गया है, अभ्यास को भी हम देख लेते हैं। 1-2 प्रश्न हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो जल वाष्प कहते हैं। वाष्पीकरण, ये इसको क्या होगा? वाष्पीकरण कहते हैं। और जल वाष्प को जल में परिवर्तन करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तन करने की परिवर्तन को प्रक्रम को क्या बोलते हैं? तो संघनन बोलते हैं। अगर 1 वर्ष से अधिक बरसात नहीं हो पाती है, तो उसको, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सूखा हो जाता है, ये सूखा हो जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? अत्यधिक बरसात से क्या आती है? बाढ़ आती है। ये आपने पढ़ा। अब आगे है कि नीचे लिखा गया है क्वेश्चन के रूप में, यहाँ पर देखेंगे, जो प्रत्येक नीचे लिखे गए प्रत्येक का क्या हुआ? वाष्प, अन तथा अथवा संघनन के कारण से हैं। मतलब जो वाष्पन अथवा संघनन के कारण से हैं। पहला क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदी का दिखना, आपने पढ़ा था, संघनन के कारण होता है। और गीले कपड़ों का इस्त्री करने पर वाष्प का ऊपर उठना क्या है? वाष्पन है। और सर्दियों में प्रातःकाल को हल्का दिखना क्या है? संघनन है। और यहाँ पर देखेंगे, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट कुछ समय बाद सूख जाता है। क्यों? तो किसके कारण? तो वाष्पन के कारण सूख जाता है। और गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का उठना क्या होता है? संघनन होता है। भाप का उठना, ये भी क्या होगा? ये भाप अगर उठ गया तो ये क्या होगा? वाष्पन होगा। भाप अगर उठ रहा है तो ये भी वाष्पन होगा। ये इसमें बोल रहा है कौन सत्य है, कौन असत्य है। तो पहला में देखेंगे, वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय में ही उपस्थित रहती है। तो क्या ये सत्य है? तो नहीं, ये असत्य है, दोनों समय में होती है। जल जो है, दूसरा क्वेश्चन है, जल महासागर, नदियों, झीलों वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। ये क्या है? ये भी गलत है, भूमि से भी वाष्पित होता है। है कि जल से जलवाष्प परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। क्या ये सत्य है? ये क्या है? ये सत्य है। जल से जलवाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। ये क्या है? गलत है। सूर्य के प्रकाश अगर नहीं है तब पर भी होगा, अगर गर्म मौसम है तब पर भी होता है। अब है अगला क्वेश्चन, जो वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी-छोटी जलकणिकाएँ बनाती है। ये क्या? ये भी सत्य है। जहाँ पर संघनित होती है और जलकणिकाएँ बनाती है और एक जगह होती है, फिर वो बारिश बनकर आपके पास आती है, बूँदें बन के। ये हमने पढ़ा। ये आपको क्वेश्चन बहुत से यहाँ पर आंसर बना सकते हैं, आप इसको पढ़े हुए हैं। तो चलिए, बादल कैसे बनते हैं, सूखा कैसे पड़ता है, बहुत दिनों तक अगर बारिश नहीं होती, सूखा बारिश कैसे बनता है, बादल कैसे बनता है, तो उपस्थित जो है वाष्पित होकर संघनित होता है, वो संघनित होकर क्या करता है? जलकणिका बनता है, जलकणिका जो होता है बादल बनता है, बादल ऐसे ही बनता है। ये बता सकते हैं। तो ये इस प्रकार आप जानते हैं। कुछ यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में दिए गए हैं, जो छोटी-छोटी बूँदें संघनित होने के कारण होता है। चौथा, 5वाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं। और चश्मों के लेंस का आप साफ़ करते हैं तो फूँक मारते हैं तो लेंस भीग जाता है। लेंस क्यों भीग जाता है? तो लेंस भीगने का कारण क्या है? तो लेंस में आप फूँक जब मारते हैं तो वो क्या होता है? अधिक गर्म हवा, जो आप भाप क्या होता है? अधिक गर्म होता है। और जब लेंस क्या होता है? ठंडा होता है। उसके कारण जो है वो संघनित हो जाता है और जलकणिका में वो परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण लेंस आप देखेंगे, फूँक मारेंगे तो वो जो है भीग जाता है। छोटी-छोटी बूँदें आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को समाप्त किया है। आपको ये कैसा लगा चैप्टर, आप बताएँगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जल के बारे में, और अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में। इसके जो आगे का चैप्टर बचा हुआ है, 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसको भी हम जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत